हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैंने एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज दूसरा वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज में किन किन टॉपिक पर वीडियो बनेंगे तो पहले वाला वीडियो देख लें। और पहले वाले वीडियो में मैंने केवल उन टॉपिक पर डिस्कस किया था जिनको इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो हमारे कोर्स का पहला वीडियो होगा। और फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि हम सीरीज को फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में उन टॉपिक को नहीं देखेंगे किसने कब कहाँ और किसकी खोज की थी। हम केवल उन टॉपिक को देखेंगे जो हमारे कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे करंट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है आदि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के एटॉम से, यानी परमाणु से, क्योंकि जो फिजिक्स होती है वो एटॉम से ही स्टार्ट होती है। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब ठोस, गैस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें पदार्थ कहते हैं। और परमाणु को अगर मैं एक डेफिनेशन के तौर पे बताऊं तो अगर किसी पदार्थ को जूम करके देखें तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और किसी अणु को जूम करके देखें तो वह बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को ही परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु को अगर जूम करके देखें तो इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन चीजों से मिलकर ही परमाणु बनता है। अब बात करते हैं हम एटॉम के स्ट्रक्चर की। तो एटॉम में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है जिसमें विभिन्न वर्ताकार होते हैं, और इन वर्ताकार को ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अपनी परिक्रमा करते रहते हैं। और अब बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो पॉजिटिव चार्ज की इकाई को प्रोटॉन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज की इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटॉम के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहते हैं। और करंट हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज वाली वस्तु की तरफ ही जाता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। और करंट का जो प्रतीक होता है वो आई होता है, और इसका मात्रक है वो एम्पियर में होता है। ठीक है, यानी इसे एम्पियर में मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट, जिस करंट का मान और दिशा नियत रहती है वह डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहलाता है। यानी ये टाइम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त होने वाला करंट डीसी करंट होता है। अब दूसरा है अल्टरनेटिव करंट, जिस करंट का मान और दिशा एक निश्चित दर के अनुसार परिवर्तन होता रहता है वह अल्टरनेटर करंट या एसी करंट कहलाता है। यानी इसमें कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होता रहता है। अल्टरनेटर, ऑसिलेटर आदि से प्राप्त होने वाला करंट एसी करंट होता है। और अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट की किस्में। ये तीन तरह के होते हैं: कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशन करंट। धात्विक चालकों में बहने वाला करंट कंडक्शन करंट कहलाता है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस प्रकार के करंट होते हैं वो एच चालकों में प्रवाहित होते हैं। कैपेसिटरों में प्रवाहित होने वाला करंट डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। और तीसरा है कन्वेंशन करंट। इस प्रकार के करंट का प्रभाव है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का द्रव्य गैस या निर्वात में प्रवाह के कारण होता है। इसमें चार्ज कैरियर एक सिरे से दूसरे सिरे तक के चार्ज को लेकर समय गति करते हैं। रासायनिक सेल, स्पार्क गैप और थर्मियोनिक वालक में इसी तरह का करंट फ्लो होता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ। जैसे पहला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह स्थापित किया जाता है, उसे ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका प्रतीक ई होता है और इसका मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अब दूसरा है पोटेंशियल,
किसी वस्तु का वह वैद्युतिक स्तर जिसमें यह ज्ञात होता है कि करंट का प्रवाह किस ओर होगा, पोटेंशियल कहलाता है। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी रेजिस्टेंस या लोड में से करंट का प्रवाह होने पर उसके सिरों में जो पोटेंशियल अंतर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंट कहलाता है, और इसका प्रतीक V है और इसका मात्रक है वो है वोल्ट। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर मैं एक सरल सी डेफिनेशन में बताऊं तो प्रत्येक पदार्थ अपने में से करंट गुजरने का कम या अधिक विरोध जरूर करता है और इस विरोध को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक कंडक्टर है यानी एक चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने में जो मदद कर रहा है वो होता है वोल्टेज। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, यानी वोल्टेज करंट को धक्का देता है। लेकिन एक जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये होता है रेजिस्टेंस, जो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, यानी उसके गले में रस्सी बांध रखी है, उसको खींच रहा है कि तू आगे मत बढ़। ठीक है, इसी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, यानी इसका जो प्रतीक होता है वो R होता है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। और अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस लॉ, यानी रेजिस्टेंस का नियम। तो रेजिस्टेंस 3 कारकों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, चालक का कटऑफ क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें R चालक का रेजिस्टेंस और L चालक की लंबाई और A है वो चालक का कटऑफ क्षेत्रफल और जो P है वो है चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अब अगला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी चालक में 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर कटऑफ क्षेत्रफल वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस उस चालक का यानी उस पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। और अब अगला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। तो अधिकांश पदार्थों का तापमान बढ़ाने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिसका तापमान बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। और अब जानते हैं ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। किसी बंद डीसी वैद्युतिक सर्किट में किसी चालक के सिरों में पैदा होने वाला विभवांतर उसमें से बहने वाले करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे आप सर्किट में देख रहे हो। इसमें हम तीनों चीज़ों को याद कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट। इसमें R का मतलब रेजिस्टेंस, V का मतलब वोल्टेज और I का मतलब होता है करंट। तो अगला है कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युतिक शक्ति व्यय। अगर हमारे पास वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस है तो हम इलेक्ट्रिक पावर को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें P का मतलब पावर, V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस। अब अगला है रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा। तो इसमें हम अगर कुल वोल्टेज देखें तो जितने भी प्रत्येक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उन सभी वोल्टेज को जोड़ने के बाद ही कुल वोल्टेज प्राप्त होगा। और कुल रेजिस्टेंस होगा वो सभी रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा कुल रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। और इसी तरह से पावर को, यानी टोटल पावर कितनी लॉस हो रही है, तो टोटल पावर को प्रत्येक रेजिस्टेंस को अलग अलग जो पावर लॉस हो रही है उसको जोड़ना पड़ेगा। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी अगर रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसमें हम अगर टोटल करंट को ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस से होने जाने वाली जो करंट है उन सभी करंट को जोड़ना पड़ेगा। और इसका टोटल रेजिस्टेंस को देखने के लिए इसके लिए हमें 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, बाद में जो रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद पावर, यानी इसके अंदर कितना पावर लॉस हो रहा है, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो जितना पावर लॉस हो रहा है उनको जोड़ देते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कैपेसिटेंस। जिस तरह से रेजिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट था उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है वो है कैपेसिटी, यानी किसी अचालक पदार्थ द्वारा पृथक की गई दो चालक वस्तुओं या प्लेटों के बीच चार्जर एकत्र करने की जो क्षमता होती है उसी को ही कैपेसिटी कहते हैं, जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हो। और इसका जो प्रतीक होता है वो C होता है और इसका मात्रक फेरेड में होता है। और चार्ज एकत्र करने वाली युक्ति को कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं।
यदि किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उसके सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का क्षणिक प्रवाह होता है और उसकी एक प्लेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और कैपेसिटर में एक तरफा चार्ज की मात्रा उस पर लगाए गए वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर Q एक चार्ज है जो कूलाम में है, C कैपेसिटी है जो फेरेड में है और V वोल्टेज है जो वोल्ट में है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन। कैपेसिटर में लगातार करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी दो चालक प्लेटों के बीच एक अचालक होता है, लेकिन एक क्षण के लिए उसके अंदर करंट फ्लो जरूर होता है और उसी क्षण में वो कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाता है और वो अपने स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में एक ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। इसमें E एक त्वरित ऊर्जा है जो जूल में है और C है वो कैपेसिटी है जो फेरेड में है और V एक PD है जो वोल्ट में है। अगला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर किसी कैपेसिटर को हम AC सप्लाई देते हैं यानी अल्टरनेटर करंट देते हैं तो वो उसका विरोध करता है और इस विरोध को ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। यहाँ पर जो XC है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो ओम में होता है और F है जो अल्टरनेटर करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी है जो हर्ट्ज में है और जो C है वो है कैपेसिटेंस है जो फेरेड में है। अगला है लैगिंग ऑफ वोल्टेज इन ए कैपेसिटिव करंट यानी कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज का पिछड़ना। डायग्राम में अगर देखा जाए तो कैपेसिटर प्रारंभ में चार्ज रहित होता है, अतः प्रारंभिक करंट का मान है वो अधिकतम होता है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट का मान भी घटता जाता है। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो करंट का मान है वो शून्य और वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाता है। इस प्रकार वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। अगला है टाइम कांस्टेंट, यानी किसी कैपेसिटर में वोल्टेज को शून्य मान से अपने अधिकतम मान का 63.3% मान तक पहुंचने में लगा जो समय होता है उसको ही टाइम कांस्टेंट कहते हैं और इसको T से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो T है वो है टाइम कांस्टेंट जो सेकंड में है और जो C है वो कैपेसिटेंस जो फेरेड में है और जो R है वो है रेजिस्टेंस जो ओम में है। अगला है कैपेसिटर इन सीरीज, यानी अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दे, जैसे हमने रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में जोड़ के देखा था, उसमें जो करंट है वोल्टेज है उसकी जो कैलकुलेस है वो किस तरह से होती है, ठीक इसी तरह हम कैपेसिटर को भी सीरीज में जोड़ते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कुल जो रेजिस्टेंस होता है उसको जोड़ना पड़ता है और टोटल रेजिस्टेंस में मिल जाता है, लेकिन इसमें सारा उल्टा होता है। इसमें सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटर का कुल कैपेसिटेंस कम से कम मान के कैपेसिटर से भी कम होता है। और अब आता है कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ना। जिस प्रकार से हमें कम कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ने के कारण हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत है तो हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। और इसमें सभी कैपेसिटर का वोल्टेज समान रहता है और सभी कैपेसिटर अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार चार्जर को एकत्रित कर लेते हैं। और इसमें अगर हम कुल चार्ज को देखना है कि टोटल चार्ज कितना है तो सभी जितना भी हर एक कैपेसिटर का जो चार्ज होता है उसको सभी कैपेसिटर को एक साथ जोड़ लेते हैं। और फ्रेंड्स मैं इसमें जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसके अंदर किस तरह से इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, इंडक्टेंस कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए मैं इन फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए मैं बेसिक में ये जो फिजिक्स है इसको बता रहा हूँ। और अब अगला आता है इंडक्टेंस। जिस तरह से रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होता है उसी तरह से इंडक्टेंस होता है। जब किसी कॉइल में अगर हम डीसी प्रवाहित करते हैं यानी डीसी करंट को फॉलो करते हैं तो उसके चारों ओर एक स्थिर प्रकृति का चुंबकीय क्षेत्रफल पैदा हो जाता है। और यदि इसी कॉइल में अगर हम एसी करंट को फॉलो करते हैं तो उसके चारों ओर प्रत्यावर्ती टाइप का एक चुंबकीय क्षेत्रफल पैदा हो जाता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्रफल में जो अवस्थित चालक होता है उसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है और यही प्रक्रिया होती है, इसको ही इंडक्शन कहते हैं। और इंडक्शन के बाद आता है इंडक्टेंस। एसी सर्किट का वह गुण जो करंट के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है, उसी को ही इंडक्टेंस कहते हैं। इसका प्रतीक एल होता है और मात्रक हेनरी होता है जिसको एच से डिनोट करते हैं। और अगला है सेल्फ इंडक्शन। किसी एक सर्किट या इंडक्टर का वह गुण जो करंट के मान में परिवर्तनों का जो विरोध करता है उसी को
सेल्फ इंडक्शन कहते हैं और इसका जो प्रतीक है वो एल है और इसका मात्रक भी हेनरी होता है। और इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब दो कॉइल का वह गुण जो करंट मान में परिवर्तनों का जो विरोध करता है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और अगला आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिस तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, लेकिन ये उसका उल्टा। किसी इंडक्टर द्वारा एसी प्रवाह के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और इसके बाद आता है लैगिंग ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट, यानी इंडक्टिव सर्किट में करंट का बिछड़ना। जिस तरह से कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज बिछड़ता है ठीक उसी तरह से इंडक्टिव सर्किट में करंट बिछड़ जाता है। और अगला है इंडक्टर्स इन सीरीज, यानी सीरीज में इंडक्टर को जोड़ना। जिस तरह से अधिक रेजिस्टेंस मान की जरूरत पड़ती है हमें तो कई सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमें अधिक हेनरी की जरूरत पड़ती है तो कई सारे इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। और अगला आता है इंडक्टर्स इन पैरेलल, यानी इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ना। जब हमें अधिक करंट की जरूरत पड़ती है तो हम कई सारे इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं। और अगला है बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 टर्म्स होते हैं जो एम्पियर, वोल्ट, ओम और महो। पहला है एम्पियर जो करंट का मात्रक है और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है ए। और जब हमें करंट को ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर आई है वो करंट कुलाम जो पर सेकंड के हिसाब से एम्पियर में है, और क्यू है वो चार्ज है जो कुलाम में है, और टी है वो समय है जो सेकंड में है। और इसके बाद है वोल्ट जो विभवांतर का मात्रक है और इसका जो प्रतीक होता है वो वी होता है। और इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो वी है वो पी डी है, यानी विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट में है, और डब्ल्यू कार्य है जो जूल में है, और क्यू है वो चार्ज है जो कुलाम में है। इसके बाद आता है ओम जो कि एक रेजिस्टेंस का मात्रक है और इसका जो प्रतीक होता है वो ओम मेगा होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो आर है वो है रेजिस्टेंस जो ओम में है, और वी है वो है विभवांतर यानी पी डी है पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट में है, और आई है वो है करंट जो एम्पियर में है। और इसके बाद में आता है महो जो ओम का बिल्कुल उल्टा होता है। इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो जी है वो है चालकता जो महो में है, और जो आर है वो रेजिस्टेंस है जो ओम में है, और आई है वो है करंट है जो एम्पियर में है। और इसके बाद आता है पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर। किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी पावर कहलाती है। और जिसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो P है वो वैद्युतिक शक्ति है जो वाट में है, और जो W है वो कार्य है जो जूल में है, और जो T है वो समय है जो सेकंड में है। और इसके बाद आती है एनर्जी जो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युतिक ऊर्जा, किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की क्षमता उसकी वैद्युतिक ऊर्जा कहलाती है। और इसके बाद आता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। हर एक चीज़ जो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सब के सब जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 चीज़ों से मिलकर ही बने होते हैं। तो सबसे पहले है कंडक्टर। जिन पदार्थों में विद्युत करंट सरलता से प्रवाहित हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं तो उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे इसके यूज के तौर पे बताऊं तो इंडक्टर एक कंडक्टर से बना हुआ होता है। और अगला है इंसुलेटर यानी अचालक। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करना अथवा किसी दिशा में बहने के लिए प्रेरित करना बहुत कठिन होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। और इसका यूज हम खास करके जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में इसका यूज करते हैं। और अगला है सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है यानी सेमीकंडक्टर, यानी ना ही तो ये अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक। और इनका यूज़ जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, प्रोसेसर आदि में किया जाता है। और अगला है
इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के प्रभाव। मुख्य रूप से करंट के इफेक्ट को 3 रूपों में देखा जाता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। पहला है हीटिंग इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर में करंट को फॉलो किया जाता है और वो कंडक्टर गर्म होने लग जाता है तो इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और इन इफेक्ट को जैसे विद्युत बल्ब, हीटर, फ्रेश, रेडिएटर, वेल्डिंग आदि में देखा जाता है। और अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चुंबकीय प्रभाव। जब किसी कंडक्टर में करंट को फॉलो किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय फील्ड पैदा हो जाता है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और इसको जैसे विद्युत घंटी, विद्युत चुम्बक, विद्युत मापक यंत्र, विद्युत पंखे, मोटर, जनरेटर आदि में इसका जो इफेक्ट है हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद है केमिकल इफेक्ट। किसी द्रव या अकार्बनिक विलयन में से करंट को फ्लो किया जाता है तो विलयन अपने अवयव तत्वों में अपघटित हो जाता है और इस प्रक्रिया को वैद्युतिक अपघटन कहते हैं। और इसका यूज है जो विद्युत मुद्रण और धातु निष्कर्ष, धातु शोधन और जैसे सेल बनाने में उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, फिजिक्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मैग्नेट। मैग्नेट यानी प्रकृति में पाया जाने वाला कत्थक रंग का मैग्नेटाइट जो Fe3O4 पत्थर होता है उसी को ही मैग्नेट कहते हैं। और हिंदी भाषा में मैग्नेट को चुंबक कहते हैं। और मैग्नेट में पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट की विशेषता। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह लोहे के बुरादों को अपनी ओर आकर्षित करता है और चुंबक के वे 2 भाग जहाँ सबसे अधिक लोहे के बुरादा चिपकता है वो उनके पोल होते हैं, यानी ध्रुव होते हैं। और दूसरा है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिसका एक सिरा नॉर्थ होता है और दूसरा सिरा वो साउथ होता है। और चुंबक के 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। और किसी चुंबक को अगर एकदम गर्म कर दिया जाए या फिर एकदम से गर्म करके ठंडा कर दिया जाए या फिर इसको पीट दिया जाए तो उसके जो चुंबकत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अगला है टाइप ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक के प्रकार। मैग्नेट 2 टाइप की होती है, एक होता है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो होती है जो प्रकृति ने बनाई है, जो कि एक पत्थर के रूप में मिलता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होता है जिसको हमने बनाया है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जिसका चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहता है। और दूसरा है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में जब तक उसकी कॉइल में करंट को फ्लो किया जाता है तब तक उसमें चुंबकत्व बना रहता है और करंट को ऑफ करने पर इसके चुंबकत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्पीकर आदि में परमानेंट मैग्नेट को यूज किया जाता है और जैसे रिले होती है तो रिले के अंदर टेम्परेरी मैग्नेट को यूज किया जाता है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाए तो उसे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और लास्ट में आता है परमेबिलिटी, यानी हवा या निर्वात की तुलना में किसी पदार्थ में से समान चुंबक बल लगाने पर पैदा होने वाला फ्लक्स घनत्व उस पदार्थ की चुंबकीयशीलता कहलाता है। और इसका जो संकेत होता है वो म्यू होता है, यानी जैसे यू होता है उसी तरह का होता है। और चुंबकीयशीलता के आधार पर ये जो पदार्थ होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो हो गया फेरोमैग्नेटिक यानी लोहा चुंबकीय, दूसरा हो गया पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय और तीसरा हो गया प्रति चुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स, हमारे कोर्स के अनुसार जो फिजिक्स के मेन टॉपिक है उनके बारे में हम जान चुके हैं और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे वो कंपोनेंट पर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।